ओके हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आकाश एंड आप सब देख रहे हैं रेसल हिंदी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में। एंड सबसे पहले गाइस जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है डेमियन प्रीस्ट और गुंथर के सेगमेंट के साथ। सबसे पहले गुंथर आते हैं और आके वो बताते हैं कि मेरे को न्यू अपोनेंट मिल चुका है मेरी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद वो डेमियन प्रीस्ट को कॉल आउट करते हैं। डेमियन प्रीस्ट निकल के आते हैं और आगे इन दोनों के बीच में सेम वही पुरानी वाली बात होती है। डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि तूने समर स्लैम में मेरे से टाइटल ले तो लिया था बट तू मेरे से जीता नहीं था, मैं हारा था फिन बैलर की वजह से। गुंथर बोलते हैं कि चल भाई कोई बात नहीं, समर स्लैम में तुझे लगता है कि मैंने तुझे नहीं हराया तो सर्वाइवर सीरीज आ रही है, मैं तेरे को सर्वाइवर सीरीज में हरा दूंगा। डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि सर्वाइवर सीरीज में से मैं एज अ चैंपियन निकलने वाला हूं। अब जब तक इन दोनों के बीच में बातें हो रही थी तब तक ठीक था मामला, बट जैसे ही लुडविग काइजर आता है, लुडविग काइजर ने आके डेमियन प्रीस्ट के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें बोली है भाई। लिटरली वो डेमियन प्रीस्ट को ये बोलते हैं कि तू तो गुंथर के साथ खड़े होने लायक भी नहीं है, तू एक सड़क का कचरा जिसको रिंग में तो क्या WWE के अंदर भी नहीं होना चाहिए। अब भाई ये सुन के डेमियन प्रीस्ट की सटक जाती है, वो रख के देता है लुडविग काइजर को। लुडविग काइजर तो ढेर हो जाते हैं। मुझे लगा था कि शायद गुंथर कुछ करेंगे, या तो वो डेमियन प्रीस्ट के ऊपर अटैक करेंगे या फिर वो लुडविग काइजर को बचाएंगे। बल्कि पहले जब लुडविग काइजर बोल रहे थे तो गुंथर ने लुडविग काइजर का माइक ही पकड़ लिया था और उसके बाद जब लुडविग काइजर की पिटाई हुई तो भाई गुंथर वहां सिर्फ खड़े खड़े देखते रहे और उसके बाद तो रिंग छोड़ के निकल गए। मतलब ये चीज मुझे WWE की समझ में नहीं आई। भाई गुंथर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है, इतने सारे अपोनेंट को उन्होंने हरा रखा है, इवन डेमियन प्रीस्ट को भी उन्होंने पहले हरा रखा है। तो डेमियन प्रीस्ट के सामने WWE ने ऐसा वीक सा क्यों दिखा दिया गुंथर को? लुडविग काइजर को उनके सामने पिटवा दिया, गुंथर की इतनी बुरी बेइज्जती कर दी डेमियन प्रीस्ट ने। इसके बाद भी भाई गुंथर जो है चुपचाप वहां से निकल गए। खैर पता नहीं भाई क्या ही सोचकर WWE ने इनके बीच में सेगमेंट बुक किया, बट इससे गुंथर और लुडविग काइजर के बीच में मैच ऑफिशियल हो जाता है। इसके बाद गाइस शो पे एक 6 वुमेन टैग टीम मैच होता है। सच बताऊं तो इस मैच के अंदर बताने जैसा तो कुछ भी नहीं है, बस इस मैच के अंदर डकोटा काय का रिटर्न होता है जिसकी वजह से इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो डैमेज कंट्रोल ले जाती है। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से ऊसोस और सैमी ज़ेन का एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पे तीनों बंदे मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई कैसे हम 5th बंदे को ढूंढ सकते हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए। जिसके बाद फिर ये तीनों पूरे मंडे नाइट रॉ पे अलग अलग निकल जाता है और जाके ढूंढते हैं 5th बंदे को जो कि ज्वाइन करेगा ओजी ब्लड लाइन को बैड ब्लड लाइन के अगेंस्ट। इसके बाद गाइस शो पे पिट डून वर्सेस कोफी किंगस्टन के बीच में एक सिंगल्स मैच होता है एंड इस मैच के अंदर WWE सेम उसी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू कर रही है जो कि WWE पहले से कंटिन्यू करती आ रही है। जेवियर वुड्स इस मैच के अंदर पिट डून के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये बात कोफी किंगस्टन को पसंद नहीं आती है। भाई कोफी किंगस्टन जाके थोड़ी तू मैं करते हैं जेवियर वुड्स से, जिसका फायदा उठा के पिट डून जो है इस मैच के अंदर विक्ट्री ले जाते हैं। बाद में फिर WWE ने ऐसा दिखा दिया कि कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स के बीच में जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। हालांकि अभी इनका ब्रेकअप तो नहीं हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग इनका जो ब्रेकअप होने वाला है WWE स्पेशल मंडे नाइट रॉ जो रखी है न्यू डे के लिए वहां पे जाके दिखाने वाली है। बस उससे पहले WWE हर मंडे नाइट रॉ पे हिंट कर रही है कि हाँ जल्दी इनके बीच में ब्रेकअप होने वाला है। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से जजमेंट डे का एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहां पे भाई फिन बैलर बहुत ज्यादा गुस्सा है डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर। वो डोमिनिक मिस्टीरियो से बोलता है कि भाई मैंने तुझे सिर्फ एक काम दिया था कि तुझे डेमियन प्रीस्ट को कैसे भी करके नहीं जीतने देना है, वो नंबर 1 कंटेंडर का मैच, पर तू उसमें भी फेल हो गया और अब देख ले भाई डेमियन प्रीस्ट को चैंपियनशिप के लिए मौका मिल चुका। फिर बाद में डोमिनिक मिस्टीरियो समझाता है कि भाई कोई बात नहीं, डेमियन प्रीस्ट नंबर 1 कंटेंडर तो बन गया बट हम उसको चैंपियनशिप नहीं जीतने देंगे। अब हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज में जजमेंट डे जाके डेमियन प्रीस्ट के मैच में इंटरफेरेंस कर दे जिसकी वजह से फिर से एक बार डेमियन प्रीस्ट जो है वो चैंपियनशिप हार जाए और फिर ये जो सारी चीजें हैं वो लीड करे रेसलमेनिया के लिए डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर के मैच के लिए। खैर जो भी हो, बट एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म है कि जजमेंट डे जाके डेमियन प्रीस्ट के मैच में इंटरफेरेंस तो जरूर करने वाली है। इसके बाद गाइस हमको रिंग में ब्रॉन्सन रीड देखने को मिलता है और ब्रॉन्सन रीड आके बताता है कि देखो सेथ रॉलिंस ने मेरे को क्राउन ज्वेल के अंदर हरा तो दिया बट अभी भी मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं और मैं फिर से चैलेंज करता हूं सेथ रॉलिंस को। इसके बाद क्या होता है, वो सेथ रॉलिंस को कॉल आउट करता है, सेथ रॉलिंस भी निकल के आता है और भाई फिर से इनके बीच में बहुत ही तगड़ी ब्रूल होती है। ऑफिशियल्स को भी बीच में आना पड़ता है। एडम पियर्स पता नहीं शायद आए थे या नहीं आए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट इनके बीच में ब्रूल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और भाई WWE जिस तरह से फिर से बिल्ड कर रही है ना इस मैच को, मुझे लग रहा है कि सर्वाइवर सीरीज में हमको कुछ तगड़ा ही देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इतनी ज्यादा ब्रूल अगर WWE किसी मैच के लिए दिखा रही है तो हम श्योर WWE कुछ उस मैच के अंदर बड़ाई करने वाली है। और अगर इस मैच के अंदर ब्रॉन्सन रीड जीत जाते हैं और फिर WWE इनके मैच की ट्रायलॉजी करवाती है तो भाई मेरे ख्याल से वो ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की चीज हो सकती है। बाकी फिलहाल तो इनके बीच में ब्रूल जारी ही है और सर्वाइवर सीरीज में हमको फिर से इनके बीच में एक और मैच देखने को मिलने वाला है। इसके बाद गाइस हमको शो का सबसे मस्ट सेगमेंट देखने को मिलता है। होता क्या है कि बैक स्टेज हमको एडम पियर्स और सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं। सेथ रॉलिंस यहाँ पे मांग कर रहे होते हैं कि भाई मुझे ब्रॉन्सन रीड के साथ मैच चाहिए। एडम पियर्स थोड़ी देर तो मना करते बट बाद में बोलते कि चल भाई तेरे को मैच चाहिए, नेक्स्ट वीक तू रेसल कर ले ब्रॉन्सन रीड के साथ मैच। और एडम पियर्स ने सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का जो मैच है वो नेक्स्ट वीक की मंडे नाइट रॉ के लिए ऑफिशियल भी कर दिया। बट मैं आपको बता दूं कि इनके बीच में जो मैच है वो सर्वाइवर सीरीज में ही होगा, बट WWE ने बस ऐसे दिखाने के लिए ऑफिशियल कर दिया। नेक्स्ट वीक भी इनके बीच में मेरे हिसाब से तो ब्रूल ही होने वाली है। मैच तो इनका सर्वाइवर सीरीज में ही होने वाला है। बट इसके बाद क्या होता है, एडम पियर्स तो वहां से चले जाते हैं, सेथ रॉलिंस खड़े हैं और सेथ रॉलिंस के पास आते हैं सैमी ज़ेन। और जैसे ही सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस के पास आया मैं समझ गया था कि यहाँ पे किस बारे में बात होने वाली है। सैमी ज़ेन बोलते कि तुम्हें तो पता ही है सर्वाइवर सीरीज में हमारा वॉर गेम मैच होने वाला है जिसके लिए हमको 5th बंदे की जरूरत है, तो क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करोगे सर्वाइवर सीरीज के लिए? यहाँ पे आप सेथ रॉलिंस का रिएक्शन देखना, एंगर, कंफ्यूजन और वो जो एक तरह से एक्सप्रेशन थे कि भाई ये मेरे पास क्यों आ गया मैच के लिए, जबकि इसको पता है कि मेरे और रोमन के बीच में कितने ज्यादा इश्यूज हैं। सेथ रॉलिंस यहाँ पे सैमी ज़ेन से बोलते कि देख भाई मुझे तो पहले यही समझ में नहीं आ रहा है कि तू रोमन रेंज के साथ फिर से क्यों है, भूल गया क्या कि उन्होंने तेरे साथ क्या किया था या बाकी सबके साथ क्या किया था? और रही बात मेरी, तो भाई मैं तो इस जन्म में रोमन रेंज के साथ फिर से काम नहीं करने वाला हूँ। सेथ रॉलिंस यहाँ पे क्लियरली मना
करके चले जाते हैं। बट जैसे WWE ने दिखाया है कि सैमी ज़ैन सेथ रॉलिंस के पास गया उनको 5th मेंबर बनाने के लिए, कुछ ना कुछ भाई WWE यहाँ से तगड़ा हिंट कर रही है और हो भी सकता है कि सेथ रॉलिंस जाकर रोमन रेंस को ज्वाइन कर ले। हालांकि हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस तो भाई किसी के दिमाग में आए नहीं होंगे कि वो रोमन रेंस के साथ जाके मैच रेसल करेंगे, मतलब उनके साथ मिलकर। कोडी रोड का मुझे लग रहा था कि शायद वो रोमन रेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, बट यार सच बताऊं तो सेथ रॉलिंस का तो मैंने भी नहीं सोचा था। अगर WWE कर देती है तो भाई मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेटर तो कुछ भी नहीं हो सकता अभी के टाइम में। मतलब सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस एक साथ एक मैच में इतने टाइम बाद, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए भाई। बट फिलहाल तो सेथ रॉलिंस ने जो है वो अपनी तरफ से मना कर दिया। देखते हैं आगे जाके WWE क्या एंगल दिखाती है। फिलहाल के लिए तो सेथ रॉलिंस की ना ही है। इसके बाद गाइस शो पे डेमियन प्रीस्ट वर्सेस लुडविग काइजर के बीच में सिंगल्स मैच होता है, जो कि WWE ने शो की स्टार्टिंग में ही ऑफिशियल कर दिया था। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो इस मैच के अंदर कुछ भी नहीं था, बहुत ही प्रिडिक्टेबल सा ये मैच था। इस मैच के अंदर डेमियन प्रीस्ट बहुत ही इजीली विक्ट्री ले जाते हैं। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गुंथर आएंगे, शायद डेमियन प्रीस्ट के ऊपर अटैक होगा या फिर कुछ ऐसे हमको इनके बीच में देखने को मिलेगा। गुंथर आता है बट वो वहीं स्टेज के पास ही रहता है और इनका बस छोटा सा ऐसी फेस ऑफ दिखाया WWE ने। गुंथर को पता नहीं क्यों WWE डेमियन प्रीस्ट के सामने इतना वीक सा दिखा रही है। मेरे को तो सच में पसंद आ नहीं रहा, मतलब इतना तगड़ा गुंथर को WWE दिखाते हुए ला रही है और डेमियन प्रीस्ट के सामने ऐसा वीक सा दिखा रही है, तो भाई ये चीज मुझे तो समझ में आ नहीं रही। हालांकि हो सकता है जैसे जैसे सर्वाइवर सीरीज नजदीक है उस टाइम WWE गुंथर को स्ट्रॉन्ग दिखाना स्टार्ट करे, बट फिलहाल तो जो अपर हैंड है वो मुझे डेमियन प्रीस्ट का ही लग रहा है और डेमियन प्रीस्ट इस मैच के अंदर विक्ट्री भी ले जाते हैं। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से ब्रॉन ब्रेकर और शेमस के बीच में एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे WWE ऑफिशियल कर देती है कि हमको नेक्स्ट वीक के शो पे शेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला। अब शेमस तो ब्रॉन ब्रेकर को स्माइल देके वहां से चले जाते हैं, बट जैसे शेमस वहां से जाते हैं जिमी ऊसो ब्रॉन ब्रेकर के पास आ जाते हैं और लिटरली भाई WWE ने यहीं पे एडवर्टीजमेंट ला दिया। बस जिमी ऊसो बोलते हैं कि मुझे कुछ बात करनी है। ब्रॉन ब्रेकर ने क्या बोला या जिमी ऊसो ने क्या बात करी है, क्या पूछा, भाई कुछ भी WWE ने नहीं दिखाया। बस हाँ इतना है कि जिमी ऊसो ने वही पूछा होगा कि भाई हमारा 5th मेंबर बनोगे सर्वाइवर सीरीज के लिए। पता नहीं WWE ने इस बात को इतना सीक्रेट क्यों रखा है, बट हाँ जितने भी एंगल WWE दिखा रही है सारे ही अनएक्सपेक्टेड है भाई। जितने भी बंदों के पास भाई ओजी ब्लड लाइन जा रही है सारे ही अनएक्सपेक्टेड है। पहले सेथ रॉलिंस के पास गए वो अनएक्सपेक्टेड थे, ब्रॉन ब्रेकर के पास गए वो भी अनएक्सपेक्टेड थे। भाई पता नहीं भाई इनमें से कौन 5th मेंबर बनने वाला है, बट जो चीजें हो रही है ना वो कसम से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे इसके बाद हमको बैक स्टेज से एक और सेगमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे कैरन क्रॉस पकड़ लेते हैं मेज को और वो पूछते हैं कि भाई तुझे अंकल होडी ने पकड़ा था ना, तो बस इतना कर दे कि मुझे ये बता दे कि अंकल होडी कहाँ रहता है, बाकी जो सारी चीजें मैं अपना आप जाके निपट लूंगा अंकल होडी से। मेज जो है वो यहाँ पे ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, अंकल होडी ने पता नहीं उनके साथ क्या कर दिया। मेज बोलते कि भाई मुझे इस चीजों में पढ़ना ही नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं WWE से थोड़ा लंबा ब्रेक लेने वाला हूँ और मैं यहाँ से बस जाना चाहता हूँ। बट कैरन क्रॉस के कुछ अलग प्लान थे, वो पकड़ते हैं मेज को, उठा के रिंग में ले आते हैं और रिंग में बड़े गुस्से से पूछते हैं मेज से कि भाई बता कहाँ है अंकल होडी। और जैसे कैरन क्रॉस पूछते हैं कि कहाँ है अंकल होडी, एकदम सारी लाइटें डाउन हो जाती है और जैसे वापस से लाइट आती है देखते हैं कि अंकल होडी और उनकी जो पूरी टीम है वो कैरन क्रॉस और फाइनल टेस्टिमेंट के सामने खड़ी है। इनके बीच में ब्रूल स्टार्ट होती है। मेज जो अभी तक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे थे कि वो अंकल होडी से डरे हुए हैं, चेयर उठा के वही अंकल होडी को मारते और भाई इस सेगमेंट में अंकल होडी और उनकी जो टीम की पिटाई हुई है ना, एक तो WWE ने पहली बार उनको पिटते हुए दिखाया और इतना कमाल का पिटते हुए दिखाया है। मतलब मेज ने एक तो ऐसा कैरेक्टर प्ले किया पहले कि वो बिल्कुल मासूम बनने, उसके बाद उन्होंने अंकल होडी को ही बजा दिया, उसके बाद फाइनल टेस्टिमेंट इतना ज्यादा अपर हैंड ले रखी थी भाई सेगमेंट के अंदर। मुझे तो कसम से बहुत मजा आया पहली बार अंकल होडी और व्हाइट सिक्स को पिटते हुए देख के। बाकी इनके बीच में जो चीजें चल रही है वो सारी चीजें टैग टीम मैच के लिए लीड करेंगे। हो सकता है कि WWE अगले मंडे नाइट रो पे इनके बीच में मैच करवा दे, बट फिलहाल आज की मंडे नाइट रो पे तो अंकल होडी और उनकी जो व्हाइट सिक्स है उनकी काफी अच्छी तरह से पिटाई हो जाती है। देन इसके बाद गाइस बैक स्टेज से एक और सेगमेंट होता है, जहां पे इस बार सोलो सिकोवा और जेकब फाटू सेथ रॉलिंस के पास जाते हैं और वो जाके बोलते हैं कि भाई तूने बहुत अच्छा किया कि तू रोमन रेंस को ज्वाइन नहीं कर रहा है, तू भी रोमन रेंस से नफरत करता है, मैं भी रोमन रेंस से नफरत करता हूँ, एक काम कर तू मेरे साथ आजा, मेरी ब्लड लाइन के अंदर आजा, हम दोनों मिलकर रोमन रेंस से बदला लेंगे। सेथ रॉलिंस बोलते कि देख भाई मैं रोमन रेंस से तो नफरत करता ही करता हूँ, पर तू भी इतना अच्छा नहीं है कि मैं आके तेरे साथ मिल जाऊं, मुझे इन मामले में पढ़ना ही नहीं है भाई, मैं बिल्कुल अलग हूँ। अब सेथ रॉलिंस ने जब बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया सोलो सिकोवा को, जेकब फाटू भाई इस बात पे बहुत ज्यादा भड़क जाता है, वो बिल्कुल ऐसे सेथ रॉलिंस के सामने आके खड़े हो जाते हैं, मतलब जैसे अटैक ही करने वाला है, बट सोलो सिकोवा आगे बीच में रोक लेते और जो चीजें हैं वो WWE ने मतलब लाइट ही दिखाई है। हो सकता है कि सेथ रॉलिंस को आगे जाके यही चीज हिट कर जाए और वो इसी रीजन से रोमन रेंस के साथ जाके ज्वाइन हो जाए, बट फिलहाल तो सेथ रॉलिंस की दोनों तरफ से ना ही है। आगे देखते जो भी कुछ होगा हमको आने वाले मंडे नाइट रो पे या स्मैकडाउन पे पता चल ही जाएगा। बट फिलहाल आता गाइस हमारा शो का मेन इवेंट, बियांका बेलेर एंड जेड कारगिल वर्सेस लिव मॉर्गन रकेल रोड्रिगेज फॉर द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। पता नहीं क्यों WWE ने मैच रखा, आराम से जेड कारगिल और बियांका बेलेर ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन भी कर ली, बट रिटेन होने के बाद इसमें थोड़ा सा मजा आता होता है कि नाया जैक्स आती है सब पे अटैक करती है। इतने में यो स्काई आती है और यो स्काई ना आके भाई मतलब इतनी छोटी सी तो वो रेसलर है, पर आगे जो उन्होंने टिफनी को नाया जैक्स को सबको बजाया यार, मतलब कमाल भाई। बिल्कुल मैंने बिल्कुल भी भाई यो स्काई से इस तरह की परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी। हाँ WWE इनको अच्छा दिखा रही है वुमेन्स डिवीजन में, बट ऐसा आके नाया जैक्स और टिफनी को अकेले उन्होंने पीट दिया भाई, यह चीज मेरे को थोड़ी सी मतलब अच्छी लगी WWE की। चलो भाई अगर बंदे की हाइट कम है, उसकी पर्सनैलिटी कम है, फिर भी उसको WWE थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है। और फिर इसके बाद यूएस स्काई के साथ मिलकर बियांका बेलेर और जेड कारगिल स्टैंड टॉल कर लेते, जिसके बाद ये शो हो जाता है यहीं पे खत्म। मेरे को तो ऑनेस्टली अगर मेन इवेंट हटा दिया जाए तो बाकी सब सही लगा, बाकी आपको कैसा लगा शो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक